हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेकंड पार्ट की बात, जिसका नाम है द टू टॉवर्स। और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2002 में, ठीक 1 साल बाद पहले पार्ट के। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। फ्रोडो और सैम अंगूठी को लेके मॉर्डोर जा रहे हैं और उनका सामना होता है गोलम से, जो कि अंगूठी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ सारुमन ने अपनी सेना तैयार कर ली है रोहन राज्य पर आक्रमण करने के लिए। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2002 में और ये भी 3 घंटे की मूवी है। इसके डायरेक्टर भी पीटर जैक्सन ही रहे हैं और ये J.R.R. टॉल्कियन द्वारा लिखे गए नॉवल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 2nd वॉल्यूम पर बेस्ड है, जिसका नाम भी सेम था, द टू टॉवर्स। और ये नॉवल भी 1954 में पब्लिश किया गया था। और पहली मूवी की ही तरह इस मूवी की भी काफ़ी सराहना की गई है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस में, म्यूज़िक में, डायरेक्शन में, स्क्रीन प्ले में, विजुअल इफ़ेक्ट्स में। खासकर गोलम वाले कैरेक्टर पर जो CGI यूज़ किया गया है उसके लिए तो बहुत तारीफ़ हुई है इस मूवी की। ये साल 2002 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी रही थी और इसने $936 मिलियन का बिजनेस किया था। दूसरे नंबर पर थी अपनी हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, जिसने $926 मिलियन का बिजनेस किया था। इसका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर किया हुआ है। और थर्ड नंबर पर थी स्पाइडरमैन, जिसने किया था $821 मिलियन का बिजनेस। द टू टॉवर्स वाली मूवी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीक्वल्स एवर मेड इन हिस्ट्री कहा जाता है और इसने 2 ऑस्कर जीते थे फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग एंड बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो आइए अब सीधा प्लॉट पर चलते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है फ्रोडो और सैम से। ये दोनों को ही मॉर्डोर जाने का रास्ता नहीं पता है और जाते जाते ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। इन दोनों का पीछा गोलम नाम का एक प्राणी कर रहा है। गोलम कौन था और इसके पास रिंग कैसे आई, इसकी कहानी मैं आपको अगले रिव्यू में सुनाऊंगा, यानी कि 3rd पार्ट वाले रिव्यू में। अभी बस इतना जान लीजिए कि गोलम रिंग के पीछे पागल हुआ पड़ा है और उसने इतनी लंबी उम्र जी ली है कि अब वो खूब ही भद्दा दिखने लगा है और उसका शरीर भी लगभग बस एक हड्डियों का ढांचा सा रह गया है और उसकी भाषा और चलना फिरना ऑलमोस्ट जानवरों जैसा हो गया है। खैर, फ्रोडो और सैम को इस बात का आभास हो जाता है कि गोलम उनका पीछा कर रहा है। एक्चुअली गोलम पूरी फेलोशिप का पीछा शुरू से ही कर रहा था। ये फर्स्ट मूवी में दिखाया गया है जब ये लोग मोरिया की खान में रास्ता ढूंढ रहे थे। तब गैंडल्फ थोड़ा सा फ्रोडो को गोलम के बारे में बता चुका होता है और गैंडल्फ कहता है कि गोलम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अभी बाकी है इस रिंग की कहानी में। एनीवे, फ्रोडो और सैम पर गोलम हमला बोल देता है, लेकिन लड़ाई में फ्रोडो और सैम दोनों ही गोलम पर हावी हो जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सैम कहता है फ्रोडो को कि गोलम को मार देना चाहिए, लेकिन तभी गोलम कहता है कि वो उन दोनों को मॉर्डोर पहुंचा सकता है। फिर फ्रोडो डिसाइड करता है कि गोलम उनके साथ ही चलेगा, क्योंकि उन लोग को वैसे भी रास्ता नहीं पता है, तो इसलिए उनके पास और कोई चारा नहीं है गोलम को साथ ले चलने के सिवाय। दूसरी तरफ एरागॉन, लेगोलास और गिमली मैरी और पिपिन को जो किडनैप करके ले गए हैं उनका पीछा कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि मैरी और पिपिन को किडनैप कर लिया गया था सारुमन की सेना के टुकड़ी द्वारा। अब थोड़ा सा ये सुन लीजिए, ये मूवी में नहीं बताया है, ना ही दिखाया है। तो नॉवल में बताते हैं कि एक एल्फ बहुत तेज़ चल सकता है और वो लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं, और वो लोग जल्दी से थकते भी नहीं हैं और वो कई दिनों तक जाग भी सकते हैं। तो काफ़ी हद तक एल्फ यानी कि लेगोलास आगे जाके सब कुछ चेक करके आता था और फिर एरागॉन और गिमली को आके बताता था आगे का हालचाल। अच्छा, एक बात और, सारुमन की सेना का नाम है उरुक-हाई। तो उरुक-हाई की सेना के लोग मरे हुए मिलते हैं लेगोलास, एरागॉन और गिमली को एक जगह पर। तब उन्हें वहाँ पर रोहन के घुड़सवार मिलते हैं जिनको कहते हैं रोहिर्रिम। उन घुड़सवारों के लीडर का नाम है इयोमर और वो लेगोलास, एरागॉन और गिमली को बताता है कि उन्होंने ही मारा है उरुक-हाई की सेना की टुकड़ी को। और लेगोलास एक्चुअली किसी भी क्राइम सीन ही कह लीजिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने में माहिर है। तब वो बताता है कि मैरी और पिपिन उनके चंगुल से ऑलरेडी बच के भाग चुके थे और उसके बाद रोहिर्रिम ने उरुक-हाई पर हमला किया था। लेकिन रोहिर्रिम वालों का कहना था कि नहीं, मैरी और पिपिन मर गए होंगे। इसके कारण एरागॉन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। एनीवे, मैरी और पिपिन
पास में ही एक जंगल है जिसका नाम है फैनगॉन फॉरेस्ट, उसमें भाग गए हैं। इसके बाद रोहिरिम का लीडर इयोमर लेगोलास, गिमली और एरागॉन के लिए 2 घोड़े छोड़ जाता है और रोहिरिम का लीडर बताता है कि उन्हें रोहन राज्य से निकाल दिया गया है उनके राजा द्वारा, जिनका नाम है थियोडन, और थियोडन को कंट्रोल कर रहा है उनका मंत्री जिसका नाम है ग्रिमा वॉर्मटंग, और ग्रिमा वॉर्मटंग सारुमन का ही आदमी है। तो एक्चुअली रोहन की सेना अभी सारुमन की सेना को टक्कर देने की क्षमता रखता है, लेकिन चूंकि उनका राजा थियोडन सारुमन के कंट्रोल में है तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। खैर फिर फैनगॉन फॉरेस्ट की तरफ ये लोग सब तीनों चल देते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है गैंडल्फ द वाइट। एक्चुअली में गैंडल्फ मरा नहीं था। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे गैंडल्फ ने बेलरॉक को मारा था और उसका प्रमोशन कह लीजिए हो गया था सबसे पावरफुल विजार्ड में, यानी कि गैंडल्फ द वाइट। अब गैंडल्फ और सारुमन की पावर सेम ही लेवल पर है। खैर इसके बाद गैंडल्फ रोहन के कैपिटल एडोरास जाता है और रोहन के राजा थियोडन को सारुमन के कंट्रोल से आज़ाद करा देता है, लेकिन ग्रिमा वॉर्मटंग वहाँ से भाग जाता है और गैंडल्फ, एरागॉन और बाकी सबको पता चलता है कि सारुमन अपनी आर्मी के साथ रोहन पर हमला करने वाला है। तो अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए राजा थियोडन अपने सिटीजन्स को अपने राज्य से दूर एक सुरक्षित जगह पर भेज देता है जिसका नाम है हेल्म्स डीप। और फिर गैंडल्फ रोहिरिम को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि शायद वो लोग सारुमन के खिलाफ युद्ध में साथ देंगे। एरागॉन थियोडन की भतीजी को दोस्त बना लेता है जिसका नाम है इयोविन। एनीवे, जब सभी सिटीजन्स हेल्म्स डीप जा रहे थे तभी सारुमन के कुछ आदमी वहां अटैक कर देते हैं। उनसे रोहन के सिपाही लड़ते हैं और साथ में लेगोलास, गिमली और एरागॉन भी लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई में एरागॉन एक पहाड़ से गिर जाता है और उसको फिर सब लोग मरा हुआ मान लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसके जितने भी फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं या बैटल सीक्वेंसेस हैं सभी बहुत ही ऑसम है, बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस इसमें दिखाए गए हैं। तो एरागॉन मरा नहीं होता एक्चुअली में, वो नीचे गहरे पानी में गिरा था। फिर वहाँ जब उसे होश आता है तब देखता है कि सारुमन की पूरी सेना हेल्म्स डीप ही जा रही है, यानी कि सारुमन को पता चल गया कि राजा थियोडन सभी अपने सिटीजन्स को हेल्म्स डीप भेज रहा है। फिर एरागॉन को वहाँ एक घोड़ा मिलता है, वो उस पर बैठ के हेल्म्स डीप के लिए निकल जाता है। इधर रिवेंडेल में एलरॉन्ड अपनी बेटी से कहता है कि उसका और एरागॉन का प्यार कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि वो हज़ारों साल जिएगी और एरागॉन कुछ ही सालों में मर जाएगा। फिर अपनी मर्जी के खिलाफ आरवन यानी कि एलरॉन्ड की बेटी वेलिनोर चली जाती है। वेलिनोर वो जगह है जहाँ वालार रहते हैं। वालार कौन है ये जानने के लिए मेरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ओरिजिन्स वाला रिव्यू देखिए। इधर लॉथलोरियन की लीडर गैलेड्रियल एलरॉन्ड से कहती है कि उन्हें रोहन का साथ देना चाहिए सारुमन के खिलाफ युद्ध में। इस प्रकार एलरॉन्ड अपनी सेना की एक टुकड़ी भेज देता है हेल्म्स डीप। इधर मैरी और पिपिन एक एंट से मिलते हैं जिसका नाम है ट्री बियर्ड। एंट एक्चुअली चलने फिरने बोलने वाले पेड़ हैं, ये बहुत पुरानी प्रजाति है। खैर मैरी और पिपिन ट्री बियर्ड को कन्विंस करते हैं कि उन्हें उनका साथ देना चाहिए आने वाले युद्ध में सारॉन के खिलाफ। लेकिन फिर सभी ट्रीज़ की एक मीटिंग होती है और उसमें सभी एंट लीडर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे। फिर पिपिन कहता है ट्री बियर्ड को कि वो उन्हें आइजनगार्ड छोड़ दे। आइजनगार्ड में ही सारुमन अपनी पूरी सेना तैयार कर रहा होता है। तो वहाँ पर सारुमन ने पूरे जंगल काट रखे थे और काइंड ऑफ फैक्ट्री बना रखी थी जहाँ पर हथियार तैयार किए जाते थे। ट्री बियर्ड आइजनगार्ड में जंगलों की हालत देख के बहुत दुखी हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और वो पूरी फैक्ट्री तबाह कर देता है और सारुमन को उसी के टॉवर में वहाँ कैद कर देता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में सारुमन ने आइजनगार्ड के टॉवर में ही गैंडेल्फ को कैद किया था। इसके बाद एरागॉन हेल्म्स डीप पहुँच के सबको चेतावनी देता है कि सारुमन की सेना उरुखाए आ रहे हैं वहाँ हमला करने। तभी वहाँ एल्व्स की सेना भी आ जाती है रोहन की सोल्जर्स की मदद करने। इसके बाद बहुत मस्त वाला वार सीक्वेंस दिखाया जाता है। उसके बाद ये लोग हारने लग जाते हैं तो फिर गैंडल्फ रोहिरिम की सेना लेके आ जाता है और इस प्रकार ये लोग जीत जाते हैं। ये वाला जो सीक्वेंस है हेल्म्स डीप के बैटल वाला बहुत ही ज़बरदस्त सीक्वेंस है और बहुत ही अच्छा खासा लंबा सीक्वेंस है। इसको देखिएगा ज़रूर, एंजॉय करेंगे आप लोग। इधर गोलम सैम और फ्रोडो को ब्लैक गेट तक लेके जाता है और जहाँ पर सारॉन की सेना रहती है, लेकिन गोलम कहता है कि उन्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए मॉर्डोर के लिए। तभी सैम और फ्रोडो को इथिलियन के सिपाही पकड़ लेते हैं और उनके लीडर का नाम है फेरामीर।
फेरामीर बोरोमिर का भाई है। बोरोमिर याद है ना आप लोगों को फर्स्ट पार्ट से। इसके बाद सिपाही गोलम को मारने वाले होते हैं, लेकिन फ्रोडो उसे बचा लेता है। इधर फेरामीर को जब पता चलता है कि फ्रोडो के पास लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, तब वो बोलता है कि वो उस अंगूठी को अपने पिता के पास लेके जाएगा, जो कि गोंडोर के राजा भी हैं। फ्रोडो फेरामीर को अंगूठी की ताकत के बारे में बताने की कोशिश करता है कि उसको जो भी कोई पहनता है वो कैसे करप्ट हो जाता है। और फेरामीर जब फ्रोडो और सैम को अपने पिता के पास ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है, तब एक नाज़गुल अटैक कर देता है, लेकिन सैम फ्रोडो को उससे बचा लेता है। फ्रोडो की डिटर्मिनेशन को देख के फेरामीर उन्हें छोड़ देता है। इधर गोलम को गुस्सा आ रहा होता है कि अब तक उसे रिंग नहीं मिली है, तो वो फ्रोडो को ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पर उसकी मौत निश्चित है, और बस कहानी ख़त्म। तो इस मूवी के टाइटल का मतलब क्या है, यानी कि द टू टॉवर्स। एक टॉवर तो सारुमन का था, जो कि आइजनगार्ड में था, जिसे सबने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरा टॉवर है सारोन का मॉर्डर में। वो भी इस मूवी में दिखाते हैं जब फ्रोडो, सैम और गोलम ब्लैक गेट पहुंचते हैं तब। सो ये काइंड ऑफ दो ईविल्स को दर्शाते हैं, एक सारुमन और दूसरा सारोन। अच्छा एक बात और, नॉवेल्स में कुछ कुछ प्लॉट पॉइंट्स अलग अलग दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल मूवी में रोहेरिम लास्ट में बैटल ज्वाइन करता है गैंडेल्फ के साथ, लेकिन बुक में वो लोग पूरे युद्ध में रह के लड़ते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं मूवी में। एक बात और, इसमें सारुमन को काइंड ऑफ सारोन का फॉलोअर दिखाया गया है, लेकिन बुक में सारुमन और सारोन के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताया ही नहीं गया है, बल्कि नॉवल में ये भी बताया है कि सारुमन सारोन से बहुत डरता है। अब आइए कुछ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो युद्ध के सीन्स के दौरान कुछ एक्टर्स ने अपने आप को घायल कर लिया था, और युद्ध के लिए जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था वैसा ही कुछ CGI यूज़ किया गया था इस मूवी में भी। लेकिन जो मेन एनिमेशन इसमें करना था वो थे दो कैरेक्टर्स के, एक तो गोलम और दूसरा ट्री बियर्ड, जिसमें कि गोलम का एनिमेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस एनिमेशन को एक्ट भी करवाना था। तो जो लेटेरी नाम के एक बंदे ने विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम ज्वाइन की थी, ताकि वो एंडी सर्किस के मोशन को कैप्चर कर सके। एंडी सर्किस ने ही गोलम का किरदार निभाया है। अब ये मोशन कैप्चर क्या होता है? तो मोशन कैप्चर एक प्रोसेस है जिसमें किसी आदमी या ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर मेजर फील्ड में है, जैसे कि मिलिट्री, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मेडिकल, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स वगैरह में। तो फिल्मों के लिए एक्टर्स एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसका नाम है मोशन कैप्चर सूट या मोकैप सूट्स। ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें बहुत सारे पॉइंट्स बने होते हैं सफ़ेद कलर के, जो कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी कवर करते हैं ह्यूमन की। तो जो भी एक्टिंग वो लोग करते हैं उसमें उन पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया जाता है। यहाँ तक कि चेहरे के एक्सप्रेशन भी इन्हीं पॉइंट्स के मूवमेंट से बनाए जाते हैं। इसी के थ्रू फिर एक CGI एनिमेटेड कैरेक्टर तैयार किया जाता है और उस पर ये मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन सुपर इम्पोज कर दिए जाते हैं। एतवाला CGI तैयार। तो एक्चुअली पहले गोलम को पूरी तरह से CGI एनिमेटेड कैरेक्टर ही बनाने वाले थे, यानी कि उसमें किसी भी एक्टर के मोशन कैप्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब एंडी सर्किस ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया तो पीटर जैक्सन को उनका ऑडिशन इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर कहा कि एंडी ही इस रोल को निभाएंगे। दूसरी एक और बात रियलाइज़ की गई कि जो बाकी के एक्टर्स थे वो एंडी सर्किस के साथ ज़्यादा अच्छे से एक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि फुल्ली CGI कैरेक्टर में तो सामने कोई होता ही नहीं, तो उसके सामने एक्टर्स उतने अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पाते थे। और इसका एनिमेशन किया था वीटा डिजिटल नाम की कंपनी ने, और इस मूवी के लिए वीटा डिजिटल ने अपने स्टाफ मेंबर्स डबल कर दिए थे, जिसकी संख्या थी 260। और 75 मिनट्स के डिजिटल इफ़ेक्ट्स के लिए ये लोग को लगभग 800 शॉट्स लगते थे। ट्री बीड के लिए एक 14 फुट लंबा पपेट लिया गया था जिसको एक व्हील पर बनाया गया था और उसको ब्लू स्क्रीन के अगेंस्ट शूट किया गया था। और एक सीन में जिसमें ट्री बियर्ड की डालियों पर मैरी और पिपिन बैठे हैं, वो लोग दरअसल साइकिल सीट्स पर बैठे हैं। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, रीज़न भी पता ही है आप लोगों को, सो देखिएगा ज़रूर इस मूवी को और एन्जॉय कीजिएगा। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि हेल्म्स डीप के बैटल सीक्वेंस को शूट करने में बहुत वक्त लगा था। कुल मिला के 4 महीने लगे थे और उसको फिर एडिट कर करके 20 घंटे के फुटेज तक लाया गया था। इसको फिर और एडिट करके फिल्म में मात्र आधे घंटे से 45 मिनट का दिखाया गया है। और ये शूटिंग बहुत थकाने वाली थी पूरी कास्ट और क्रू के लिए, तो फिर डायरेक्टर ने सभी को इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए टी-शर्ट्स बांटे थे। दूसरा फैक्ट है कि
एक सीन में वीगो मॉर्टेंसन एक स्टील हेलमेट को लात मारते हैं तो उनके पैर के 2 उंगलियां टूट जाती हैं और वो दर्द के कारण ज़ोर से चिल्लाते हैं। लेकिन डायरेक्टर पीटर जैक्सन को लगा कि वो शायद एक्टिंग कर रहे हैं और इसलिए दर्द में चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि मैरी और पिपिन मारे गए हैं शायद। खैर बाद में पीटर जैक्सन को पता चला कि उन्हें एक्चुअली में चोट लगी थी, इसके कारण वो चिल्लाए थे। बट पीटर ने वीगो की तारीफ की कि चोट लगने के बावजूद वो काम करते रहे उस दिन। तीसरा फैक्ट ये कि ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। तो एक्चुअली पूरे 3 पार्ट्स में कुल मिला के 200 से 300 घोड़े इस्तेमाल किए गए हैं। क्योंकि युद्ध के सीन्स बहुत इंटेंस होते थे तो शायद घोड़ों को चोट लग सकती थी, इसलिए पीटर ने घोड़े को और उसके ऊपर बैठने वाले को सेम सूट पहनाया जो एंडी सर्किस ने गोलम के लिए पहना था, यानी कि मोशन कैप्चर सूट। और घोड़े और उनके राइडर की शूटिंग ग्रीन स्क्रीन के सामने हुई है। उसके बाद इनके सीन्स को डिजिटली प्लेस किया गया है बैटल सीन्स में। चौथा फैक्ट यह कि तो एंडी सर्किस को एक्चुअली पहले सिर्फ वॉइस डबिंग करनी थी गोलम वाले कैरेक्टर की, लेकिन पीटर जैक्सन को एंडी सर्किस का ऑडिशन इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि एंडी गोलम के मूवमेंट्स भी परफॉर्म करेंगे मूवी के लिए। पांचवा फैक्ट ये कि जब हेल्म्स डीप में सारुमन की आर्मी उरुक-हाई इकट्ठी होती है तो वो लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं जिसे वार क्राई कहते हैं। वो दरअसल एक रिकॉर्डेड वर्जन था 25,000 क्रिकेट फैंस की आवाज़ का, जो एक क्रिकेट स्टेडियम में चिल्ला रहे थे अपनी भाषा में, डर्बगू नाशगुशू डर्बगू डैश शू। छठा फैक्ट ये कि एंडी सर्किस ने इसमें जो आवाज़ यूज़ की है गोलम के कैरेक्टर के लिए वो बहुत हार्श सी है, यानी कि उसको बोलने में गले पर थोड़ा जोर पड़ता है। इसलिए एंडी सर्किस हमेशा एक जूस पीते रहते थे जो कि एक मिक्सचर था शहद, नींबू और अदरक का, जिससे उनका गला सूखा ना रहे। एंडी सर्किस इसे गोलम जूस कहते थे। सातवां फैक्ट है कि गिमली का स्टंट डबल और लेगोलास और एरागॉन तीनों एक्टर्स हेल्म्स डीप के बैटल सीक्वेंस शूट कर रहे थे, तब तीनों को चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं डायरेक्टर पीटर जैक्सन। आठवां फैक्ट यह है कि जॉन रीस डेविस, जिन्होंने गिमली का किरदार निभाया है, उन्होंने ही ट्री बियर्ड को आवाज़ दी है। वो उन्होंने अपनी आवाज़ में ही बोला है, लेकिन सबसे कम पिच पर एक वुडन मेगाफोन में। नौवां आखिरी फैक्ट यह कि रोहन की कैपिटल एडोरास को इसमें दिखाया गया है। वो दरअसल एक नेशनल पार्क है न्यूजीलैंड में। वहाँ शूटिंग करने की परमिशन सरकार ने इस शर्त पर दी थी कि शूटिंग खत्म होने के बाद कास्ट और क्रू एज इट इज़ पार्क को छोड़ के जाएंगे, यानी कि वैसे ही हरी भरी घास और पेड़ पौधे, क्योंकि वहाँ शूटिंग 16 महीने चलनी थी। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.8, जिसे रेट किया लगभग 17 लाख लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb मूवीज़ में भी आता है और इसका रैंक है 13, यानी कि टॉप 20 में आता है। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और गोलम का कैरेक्टर बहुत ही लाजवाब है और बैटल सीक्वेंसेस भी मस्त है। सो ज़रूर देखिए इस मूवी को, एंजॉय कीजिए। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।